चलिए कमोडिटी बाजार का अब रुख कर लेते हैं और देखते हैं कि कमोडिटी मार्केट खुले हुए जो 1 घंटा हो चला है उसमें कहां सबसे ज्यादा एक्शन दिख रहा है। भारी उठापटक का यहां पर माहौल है। इंटरनेशनल मार्केट में जिस तरह का उछाल हमने कच्चे तेल की कीमतों में आता हुआ देखा, कल के ट्रेडिंग सेशन में 5% तक हमने ग्लोबल बेंचमार्क्स को भागता हुआ देखा था। घरेलू बाजार को ऑफकोर्स उसका सपोर्ट अच्छा खासा मिला है, लेकिन आज अगर देखा जाए रुपया स्ट्रेंथन होता हुआ नजर आया है। डॉलर इंडेक्स में हमने यहां पर कुछ कमजोरी आते हुए देखी, उससे रुपए को आज कुछ बल मिला है। हाँ, $1 की कीमत 70 के पार ही है, लेकिन ये थोड़ा सा अपना प्रेशर कमोडिटी मार्केट पर क्रिएट करेगी। तो घरेलू बाजार में अगर MCX पर कच्चे तेल की कीमतों पर नजर डाली जाए तो वहां पर डिप डाउन देखने को मिल रहा है। अमेरिका में सप्लाई बढ़ने के कारण हम इस तरह का प्रेशर आता हुआ देख रहे हैं, लेकिन ट्रेड होप्स अभी भी बरकरार है। खासतौर से अमेरिका चीन के बीच में जो हमने व्यापार वार्ता देखी है उसके डिटेल्स अभी भी आने बाकी हैं, लेकिन बहुत यहां पर सपोर्टिव मार्केट रिस्क ऑन मोड में चला गया है। सोने चांदी की अगर बात की जाए तो इसमें हमने अच्छी खासी तेजी आते हुए देखी। जो अमेरिका में इंटरेस्ट रेट्स को लेकर आउटलुक बन रहा है, जेरोम पॉवेल साहब की तरफ से जिस तरह के बयान आए हैं उससे सोने चांदी को अच्छा खासा बल मिला है। SPDR गोल्ड होल्डिंग्स हमने देखा है 5 से 6 महीने की हाई पर है। चांदी ने भी अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखाई है, लेकिन याद रखिएगा आज हम देख रहे हैं मामूली सी ही मजबूती दिखाई दे रही है। $1300 के करीब चला गया है कॉमेक्स गोल्ड का भाव। घरेलू बाजार में रुपए पर नजर आएगी। अगर स्ट्रेंथन करता है तो फिर से एक सीमित दायरे का ट्रेड हम देखेंगे जैसे कि कल दिखा था। इंटरनेशनल मार्केट और घरेलू बाजार के नंबर्स आपकी स्क्रीन पर है। 1% की कमजोरी ब्रेंट में दिखाई दे रही है, लेकिन ब्रेंट के लिए $60 का एक बहुत ही अहम लेवल था। मिड दिसंबर के बाद पहली बार कल हमने इसे टूटते हुए अपसाइड में देखा। नाइमेक्स क्रूड परसों ही $50 का लेवल पार कर चुका था और कल हमने $51 को भी इसे क्लियर करते हुए देखा था। तो वो लेवल्स अभी नहीं टूटे हैं, लेकिन ऊपरी स्तरों से कमजोरी हावी हुई है और घरेलू बाजार 3600 के ऊपर ट्रेड करते नजर आए हैं। मेटल्स में फिर से मिक्स्ड बैग यहां पर दिखाई दे रहा है। कॉपर एक छोटे दायरे में ट्रेड कर रहा है, बहुत तेज कमजोरी नहीं है। एल्यूमिनियम और जिंक पर भी नजर डाली जाए तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पर फ्लैट ही कारोबार दिख रहा है। निकेल ने कमान थोड़ी सी संभाली हुई है, 1/3% की यहाँ पर स्ट्रेंथ नजर आ रही है। अच्छा, खाने के तेलों में इस पूरे हफ्ते जिस तरह की स्ट्रेंथ रही है वो बरकरार ही है। CPO ऊपर स्ट्रॉन्ग जनवरी कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा है। सोयाबीन पर नजर डाली जाए तो यहाँ हमने कल ही 6 महीने के हाईज बनते हुए देखे हैं। वायदा कारोबार में इंटरनेशनल मार्केट का पूरा सपोर्ट है। घरेलू बाजार से डिमांड आती हुई दिख रही है। अब आगे जाते हुए नंबर्स किस प्रकार के इसके आते हैं, डिमांड कैसी रहती है, इस पर नजर रहेगी। सोया तेल भी आज स्ट्रेंथ के साथ ही कारोबार कर रहा है। आप CNBC से आवाज से जुड़े रहे हैं तो आप डेफिनेटली एडिबल ऑयल और तिलहन में खासा मुनाफा कमा चुके हैं, क्योंकि हफ्ते की शुरुआत में ही हमारे यहाँ एक्सपर्ट्स ने कहा था कि आपको 755 के पार सोया तेल की कीमतें जाती हुई दिखेंगी और वैसा ही हुआ है। ग्वार सीड ग्वारगम की बात करें तो इस कमोडिटी में काफी समय से वोलेटिलिटी का ही सेशन देखने को मिल रहा है। आज थोड़ी सी मजबूत शुरुआत हुई है, कल भी ऐसे ही मजबूत शुरुआत हुई थी, लेकिन बाद में ग्वार ने अपनी जितनी भी स्ट्रेंथ थी वो गवा दी। चना फिर से चढ़ने की कोशिश कर रहा है। इनफैक्ट कल ही हमने रिकवरी देखी 2 महीने के लो से। शॉर्ट कवरिंग और एकरेज में जो 11% की गिरावट आई है, वीक ऑन वीक के जो नंबर्स आ रहे हैं उसका हमने कुछ सपोर्ट मिलता हुआ देखा है। तो आज शुरुआत पॉजिटिव नोट पे। अब देखना होगा कि क्या 4200 का लेवल यहाँ पार होता है या फिर नहीं। अब हमारे एक्सपर्ट्स जुड़ चुके हैं। बोनांजा पोर्टफोलियो के जतिन त्रिवेदी और स्मृति कमोडिटीज की रूपा मेहता हमारे साथ है। गुड मॉर्निंग, आप दोनों का स्वागत है। जतिन, आपसे शुरुआत करेंगे। कच्चे तेल में जो आज ऊपरी स्तरों से प्रेशर है, एक महज कूल ऑफ के तौर पर देख रहे हैं या ये खरीद का मौका है? वेरी गुड मॉर्निंग नेहा जी। डेफिनेटली कच्चे तेल के अंदर जो एक कूल ऑफ थोड़ा हो सकता है, लेकिन अभी भी जो तेजी है वो बरकरार लग रही है, बिकॉज 2-3 डेवलपमेंट जो है वो कच्चे तेल को फेवर कर रहे हैं। एक, जहाँ पे ट्रेड टॉक्स जो है पॉजिटिव नोट पे एंड हुए हैं, तो आगे जाके हमें दोनों की रिलेशंस जो है वो स्ट्रेंथन होती हुई दिखाई देगी US और चाइना के बीच की। तो वहां से और कारोबार बढ़ेगा, तो कच्चे तेल के लिए पॉजिटिव नोट है। सेकेंडली, यहाँ पे देखें तो रूपी जो है वो थोड़ा सा स्ट्रेंथन हो रहा है आज के दिन, लेकिन अगर हम देखें तो थोड़ा सा ओवरऑल वीकनेस के दायरे में चल रहा है। और प्लस हम लोग देखेंगे कि आगे जाते हुए ये कच्चा तेल जो है वो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम जो पिछले 1 हफ्ते से चल रहा है, हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ की अभी फिर कोई अनुमान नहीं है हमारी। ठीक है। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखने की एडवाइस रहेगी, जहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, मुनाफा वसूली हो सकती है। ठीक है। तो लो लेवल से बाइंग की सलाह रहेगी। 3600 के आसपास जब लेवल्स मिलते हैं तब बाइंग कीजिए। कल शाम को भी एक अच्छे लेवल से यहाँ से 3600 के नीचे आके फिर एक अच्छा सा स्पाइक मिला उसको, राइट। तो 3570 के नीचे स्टॉप लॉस रख के ऊपर में टारगेट करेंगे 3680। ठीक है, डिप्स पे खरीदारी बनती है कच्चे तेल में, वेरी वेल। सोने चांदी में क्या करें? 32,000 का लेवल पार हो गया है, क्या ये स्तर टिकाऊ है? खरीदारी अब भी की जा सकती है?
जी डेफिनेटली बुलियंस के लिए भी पॉजिटिविटी है, बिकॉज फेड का जो आउटकम्स आ रहे हैं जहाँ पे वो डोविश स्टांस ले सकता है और कट की भी अनुमान आ सकती है आगे जाके, या कम कट्स होंगी, तो उसी के चलते हुए गोल्ड सिल्वर के लिए भी पॉजिटिविटी दिख रहा है। फिलहाल आज के दिन के लिए शायद कंसोलिडेशन कर सकता है, लेकिन ओवरऑल बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी मेंटेन है हमारी गोल्ड सिल्वर दोनों के अंदर। सिल्वर में आज के लिए एक स्ट्रैटेजी दिख रही है जहाँ पे 39,500 के पास एक लेवल जो सपोर्ट लेते हुए आ रहा है, तो वहाँ पे बाइंग की सलाह रहेगी। 39,300 के नीचे स्टॉप लॉस रखे और ऊपर में 39,800 टू 40,000 के लेवल्स दिख सकते हैं आने वाले 1 से 2 दिन में। ओके, तो बुलियन में खरीदारी दिखाई दे रही है। रूपा हमारे साथ है। रूपा जरा बताइए, चने में ये दूसरा ट्रेडिंग सेशन है जब हम देख रहे हैं कि 2 महीने के लो से रिकवरी मोड में है। क्या 4200 का स्तर पार होता दिख रहा है? अब क्या फंडामेंटल सुधरते दिख रहे हैं इसके फेवर में? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से कल रिकवरी आई है और आज भी मार्केट थोड़ा पॉजिटिव नोट के साथ ट्रेड कर रहा है, और अगर हम अगले महीने का कॉन्ट्रैक्ट देखें तो उसमें 1% के से ऊपर की तेजी देखने को मिल रही है, तो हमें लग रहा है कि अभी थोड़ा अपसाइड मोमेंटम और देखने को मिल सकता है। तो हम रिकमेंड करेंगे कि मार्च कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बाइंग इनिशिएट करें, और जहां तक करंट मंथ की बात है तो लग रहा है कि एक्सपायरी 4200 के ऊपर हो सकती है। तो मार्च कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बाइंग पोजीशन लिया जा सकता है। 43-40 के आसपास अगर प्राइसेस आते हैं तो वहाँ बाइंग इनिशिएट करेंगे, और ऊपर में हम एक्सपेक्ट करें कि 44-60 तक का लेवल हमें आज या कल के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकता है। अच्छा रूपा, ग्वार पे क्या नजरिया है? यहाँ पर हम देख रहे हैं फरवरी कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि अगला एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट वही है, 4300 के ऊपर है। बहुत वोलेटिलिटी है इस कॉम्प्लेक्स में, क्या आप खरीदारी की जा सकती है? देखिए बिल्कुल इसके अंदर खरीदारी का मौका देखा जा सकता है, लेकिन डिप पर खरीदारी करनी चाहिए। नीचे में अगर थोड़ा डिप मिले 4280 मिलती है तो वहाँ बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं फरवरी कॉन्ट्रैक्ट में, और ऊपर में 60 से लेके 80 रुपए का एक अपसाइड मोमेंटम अभी देखा जा सकता है। तो इसमें बाय ऑन डिप की रिकमेंडेशन रहेगी। जो भी बाजार में अगर 20 से 30 रुपए का करेक्शन आता है तो वहाँ पर बाइंग करके चल सकते हैं। और आपको बता दें कि फरवरी वायदा में पैसे लगाने की रिकमेंडेशन इसलिए आ रही क्योंकि जनवरी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो स्टैगर्ड डिलीवरी पीरियड में चला गया है, तो एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट अब फरवरी कॉन्ट्रैक्ट है। जतिन जरा बताइए बेस मेटल्स में क्या करे? कल की जितनी चमक थी वो आज गायब होती दिख रही है, बहुत सुस्त डल सा ट्रेड दिख रहा है। जी नेहा, बेस मेटल जैसे कि हमने लास्ट वीक की बात की थी कि वॉलेटिलिटी जो है वो दिखती जाएगी आगे जाते हुए, बिकॉज थोड़ी पॉजिटिविटी आ सकती है। ट्रेड टॉक्स को चलते हुए हमने देखा है कि थोड़ी पॉजिटिविटी थी पिछले 1-2 दिनों से, लेकिन ये पॉजिटिविटी आई थिंक ऑलरेडी पचा चुका है। रेट जो है वो काफी हद तक 4 to 5% ऑलरेडी बढ़ चुके हैं नीचे से डाउन साइड से। कॉपर में देख ले तो 405 से लेकर 417 का रैली ऑलरेडी दिखा चुका है। यहाँ पे अभी एक रेजिस्टेंस जोन लग रहा है हमें यहाँ पे, तो 418 के आसपास के जो जोन है रेजिस्टेंस जोन बने हुए हैं उसके, तो यहाँ पे बिकवाली की सलाह रहेगी 421 के स्टॉप लॉस से, और नीचे में 412 से 413 के लेवल्स दिखा सकता है। निकल जो है काउंटर थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है हमें, तो निकल में बाइंग की सलाह रहेगी। कॉन्ट्रा ट्रेंड रहेगा कॉपर के अगेंस्ट में। 490 to 485 के लेवल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, किसी को पोजिशनली बाय करना तो वहाँ पे कर सकता है। ऊपर में फिर से 820 से 830 के लेवल दिखाएगा निकल आने वाले दिनों में। ऑलराइट, तो कॉपर में आज बिकवाली बनती है, लेकिन निकल पोजिशनली खरीदारी के जोन में है, इसका आप डिप्स पे फायदा उठा सकते हैं। रूपा, खाने के तेल तिलहन जबरदस्त दौड़ लगा रहे हैं, मल्टी मंथ हाइस पर ट्रेड हो रहा है। सोयाबीन लेकिन आज थोड़ा कूल ऑफ के मोड में है, क्या ये खरीद का मौका है? क्या इसकी तेजी खत्म हो गई है? क्या किया जाए? देखिए सोयाबीन में अभी थोड़ा सा वेट करना चाहिए। सोयाबीन के कंपैरिजन में हमें लगता है कि रिफाइंड सोया ऑयल अच्छा परफॉर्म कर सकता है, तो वहां पर बाइंग इनिशिएट करना चाहिए। और जहां तक सोयाबीन की बात है, अभी लग रहा है कि यहाँ से 30 से 40 रुपए का करेक्शन दिखा सकता है। और रिफाइंड सोया ऑयल में एक तेजी का मोमेंटम अभी बना हुआ है, तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ में भी अगर किसी को लॉन्ग टर्म पोजीशन लेनी है तो वो मार्च कॉन्ट्रैक्ट में बाइंग करके चल सकते हैं। अदरवाइज फरवरी में भी 740 जो है वो बाइंग किया जा सकता है, और ऊपर में 760 तक के टारगेट देख सकते हैं। ओके, ऑलरेडी जो फरवरी कॉन्ट्रैक्ट है जो कि एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है 750 के करीब ट्रेड कर रहा है, यानी कि मौजूदा स्तरों से और 10 से 12 रुपए की स्ट्रेंथ इसमें दिखाई दे रही है। जतिन, क्विकली अगर रुपए पर आप एक राय दे सकें, ऐसे कोई बहुत स्ट्रेंथ तो नहीं है, लेकिन यहां पर कमजोरी आज नहीं दिख रही है। नया रुपए की जो स्ट्रेंथ है वो हमें लग रही है टेम्परेरी है। यहाँ पे फिर से डॉलर जो है हावी होगा। 70-50 जो अभी चल रहा है लेवल वायदा कारोबार के अंदर, हमें लग रहा है 70-40 के लेवल एक अहम सपोर्ट है। तो वहाँ पे ट्रेडिंग बेट्स के लिए कोई भी बाय लॉन्ग पोजीशन बना सकता है, बिकॉज कच्चा तेल स्ट्रॉन्ग फेवर में है, तो रुपी के लिए जो एक फैक्टर है नेगेटिव बन जाता है। कच्चा तेल जब तक अगर रिवर्सल नहीं दिखाता तब तक रुपी जो है वो वीकनेस में रहेगा आगे चलते हुए। ऑलराइट, जतिन, रूपा, आप दोनों का शुक्रिया समय निकालने के लिए। और गुरुवार के ट्रेडिंग सेशन में कहाँ कमाई के मौके मिलने वाले हैं, किन कॉम्प्लेक्स, किन सेक्टर्स पर फोकस करना चाहिए, ये हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। चलिए इसी के साथ अब वक्त हो गया है इक्विटी मार्केट की टेरिटरी में प्रवेश करने का, और वहां कहां कमाई के मौके मिलने वाले हैं, दिन भर किन मीटिंग्स पे, किन इवेंट्स पे, किन नंबर्स पर आपको फोकस करना है, क्या है उसके मायने, ये सारी डिटेल लेकर जुड़ रही है मेरी सहयोगी हर्षदा सावंत। हर्षदा, ओवर टू यू। शुक्रिया नेहा। और एक्शन तो बस शुरू ही हुआ है। आज फर्टिलाइजर कंपनियों में हमने देखा है
ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है। देखिए पूरा ट्रेड अब 1 फरवरी के फोकस के लिहाज से है, जहां पर इंटरिम बजट पेश होगा, और आज भी देखिए आप नीचे टिकर पर वो तमाम फर्टिलाइजर शेयर देख रहे हैं। लेकिन ओवरऑल इंडेक्स जो है वो थोड़ा सा नरम दिखाई देगा, फ्लैट ट्रेड है, लेकिन ज्यादा चौंकने वाली स्थिति नहीं है, ना ही पैनिक करने की वाली स्थिति है, क्योंकि इंडिविजुअल स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है अलग अलग काउंटर्स में, और ऐसे ही कुछ आइडियाज आपके लिए आगे भी स्पॉट करेंगे। फिलहाल हमारे साथ है एंजल ब्रोकिंग के समित चौहान। समित, गुड मॉर्निंग। इंडेक्स थोड़ा सा सुस्ताता हुआ और निफ्टी बैंक खासकर आज एक्सपायरी के दिन 133 अंकों की गिरावट दिखा रहा है, आपकी क्या सलाह होगी? गुड मॉर्निंग अर्चना। देखिए आज बैंक निफ्टी जो एक आउट परफॉर्मिंग पॉकेट रहा है, उसमें हम थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं, क्योंकि इंडसइंड बैंक के नतीजों के बाद थोड़ा उसमें वीकनेस लग रहा है, तो उसके वजह से थोड़ा बहुत हम इसमें प्रॉफिट बुकिंग का एक दायरा देख रहे हैं। बट हमें लगता है कि ओवरऑल बैंक निफ्टी में ही स्ट्रेंथ है। निफ्टी की अगर बात करें तो पहले 10,850 860 का काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और ये मेजर रेजिस्टेंस होगा, बट ओवरऑल हमें लग रहा है कि ये रेजिस्टेंस बहुत जल्दी ब्रेक हो सकता है। एक ट्रायंगुलर पैटर्न या डायमंड पैटर्न हम डेली चार्ट पे फॉर्म होते देख रहे हैं, तो उसका ब्रेकआउट जल्दी आने की पॉसिबिलिटी है, और हम फिर 10,950 या 11,000 के ऊपर भी जा सकते हैं। तो फिलहाल तो हम पॉजिटिव बाय सी ट्रेड करने की सलाह दे रहे हैं। निफ्टी की अगर ट्रेड सेटअप की बात करें तो 10,758 के स्टॉप लॉस से इसमें अभी भी लॉन्ग पोजीशन ली जा सकती है। ऊपर की तरफ जैसे ही 10,850 860 का दायरा ब्रेक होगा, एक हम शार्प शॉर्ट कवरिंग मूव भी देख सकते हैं, और उसके चलते इमीडिएट टारगेट 10,950 और उसके बाद 11,100, तो ये लेवल्स हम मेंटेन करके चल रहे हैं। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में यस थोड़ा हम आज प्रॉफिट बुकिंग कंसोलिडेशन, बट लो लेवल पे वापस आप खरीदारी आते हुए देख सकते हैं। ओके, तो ये इंडेक्स पर ट्रेड की बात हुई। कुछ स्टॉक स्क्रीन पर लेकर आते हैं। देखिए एक काउंटर जहां पर ऐसे संकेत तो मिल रहे हैं, इनफैक्ट 2 काउंटर्स हैं जहां पर संकेत मिल रहे हैं बॉटम आउट हो गए। एक तो टाटा मोटर्स आज 186 तक के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। स्टॉक पर आप ध्यान देंगे तो इस समय करीब 1.5% तक का उछाल बना हुआ है। इसमें क्या कोई तेजी का ट्रेड लेंगे आप समित? कॉन्फिडेंस है उतना? देखिए अर्षिता, मंडे को ही हमने आपके 12:30 के शो में भी ये रेकमेंड किया था 176 के आसपास, और हमारा इमीडिएट लक्ष्य 188 से लेके 194, तो हमारे फर्स्ट टारगेट के आसपास तो यार है, बट यहाँ से भी हमें लग रहा है कि ये मूव एक्सटेंड होगी। हैप्पी बर्थडे। तो 194 के लेवल्स जिसके हम नेक्स्ट टाटा मोटर्स के लिए देख रहे हैं। 90 के ऊपर जाने की पूरी तैयारी यहाँ पर टाटा मोटर्स कर रहा है। दूसरा काउंटर जो आज एक पुल बैक दिखा रहा है वह गृह फाइनेंस। धुलाई जो हुई थी बंधन बैंक के मर्जर के बाद हमने देखा है काफी ज्यादा टूटा काउंटर, लेकिन आज गृह फाइनेंस में करीब 2-2.5% तक का पुल बैक देखने को मिला था ओपनिंग ट्रेड में। क्या आपको लग रहा है चार्ट्स पर अब संकेत हैं कि शायद जितना टूटना था टूट चुका है? चार्ट्स पर अब किसी तरह की वीकनेस है या कुछ पुल बैक की तैयारी? देखिए अर्षिता, इसमें ओवरऑल तो वीकनेस काफी ज्यादा रहेगा, क्योंकि 2 दिनों से जो शार्प करेक्शन आया है उसने मेजर सपोर्ट्स ब्रेक किए अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ, तो ये क्लियरली स्टॉक के लिए पॉजिटिव साइन नहीं है। बहुत ज्यादा गिरा है तो कहीं ना कहीं ओवरसोल्ड टेरिटरी थी, तो एक पुल बैक रिलीफ मूव हो सकता है, बट हमें लगता है कि बाउंस बैक में वापस ये स्टॉक में सेलिंग प्रेशर आएगा और यहाँ से लो लेवल्स इसमें दिख सकते हैं। ओके, तो देखते हैं गृह फाइनेंस में क्या सिचुएशन देखने को मिलता है। फिलहाल तो 2% ऊपर। अच्छा, वरुण हमारे साथ जुड़ गए ये बताने के लिए कि स्मॉल कैप शेयरों की तस्वीर आज कैसी दिखाई दे रही है। वरुण बताइए। देखिए इंडेक्स में करीब 40-45 पॉइंट के आसपास की तेजी है, लेकिन काफ़ी सारे स्टॉक्स ऐसे हैं, सेक्टर्स ऐसे हैं जिनमें आज जम के खरीदारी देखने मिल रही है। शुरुआत करते हैं उन स्टॉक से जहां अच्छी खासी तेजी देखने मिल रही है। उसमें देखिए HCC जैसे काउंटर्स है जहां आज अच्छी खासी खरीदारी है। महाराष्ट्र स्कूटर्स जैसे काउंटर है जहां करीब 8% के आसपास की तेजी है। वैस्कॉन इंजीनियरिंग, त्रिवेणी टर्बाइन, ये वो तमाम ऐसे काउंटर्स हैं जिनमें अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ आज खरीदारी देखने मिल रही है। खबरों के चलते कुछ स्टॉक्स एक्शन में है। उसमें देखिए AGC एक सब्सिडरी, इनकी सब्सिडरी ने एक एक्विजिशन पूरा किया है, उसका फायदा मिलता हुआ। IOL केमिकल्स फंड एक्शन हुआ था इसमें, उसका फायदा मिलता हुआ आज। मैट्रिमोनी.com कल इसमें फंड एक्शन हुआ था, काफ़ी सारे फंड्स की तरफ से खरीदा बेचा गया था। स्टॉक में आज करीब 4% के आसपास की गिरावट है। और टाटा स्टील BSL, इन्होंने दरअसल टाटा स्टील को NCDs इशू किए, उसका भरपूर फायदा मिलता हुआ स्टॉक में 0.5% के आसपास के गेंस देखने मिल रहे हैं। सेक्टर्स जो आज सबसे ज़्यादा तेजी दिखा रहे हैं उसमें देखिए काफ़ी हद तक आज एग्री थीम प्ले हो रही है। कैबिनेट की बैठक है आज शाम को, इसके अलावा बजट आने वाला है, इंटरिम बजट, तो ये जो थीम है ये प्ले आउट होना शुरू हो गई है। और देखिए सबसे पहले तो फर्टिलाइजर स्टॉक्स, यहाँ सबसे ज़्यादा खरीदारी देखने मिल रही है। फैक्ट,
NFL, RCF सभी काउंटर्स में 6 से 7% के आसपास के गेंस है। और जो पंप बनाने वाली कंपनीज है वहाँ भी अच्छे खासे गेंस है। शक्ति पंप्स, रोटो पंप्स, किर्लोस्कर ब्रदर्स जैसे काउंटर में 2 से 7% के आसपास के गेंस देखे जा रहे हैं। तो ये वो सेक्टर्स है, स्टॉक्स है जहाँ जम के खरीदारी हो रही है। सुबह से ही आवाज़ पे आपको जो पिक्स दी जा रही है उसमें देखिए गुडलक इंडिया, पंड्या के फंडा में आपको ये स्टॉक बताया गया था। स्टॉक में 11% के आसपास की तेजी। हर्क्यूलस, हॉइस्ट, एडोर वेल्डिंग आपको स्टॉक 2020 में कैप्टन्स की तरफ से बताया गया था। इन दोनों स्टॉक्स में भी करीब 6.5 से 11% के आसपास के गेंस देखे जा रहे हैं। तो ये वो स्टॉक्स है जहाँ जम के खरीदारी है। लेकिन जिन स्टॉक्स में आज बिकवाली है या फिर मुनाफा वसूली है उसमें देखिए अडवाणी होटल्स है एक, तो दूसरा अंसल हाउसिंग पिछले कुछ दिनों से लगातार तेजी में था, आज गिरावट 5.5% के आसपास। डीबी रियल्टी और पेनर इंडस्ट्रीज में भी गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है। तो आज इनफैक्ट अगर आप देखें तो कम स्टॉक्स है जहाँ गिरावट देखने मिल रही है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्टॉक्स और खासकर जो एग्री थीम है वो प्ले आउट हो रही है और वहाँ आपको अच्छी खासी तेजी देखने मिल रही है। ओके, तो जी हाँ, एग्री थीम चाहे वो पंप कंपनियां हो, फर्टिलाइजर कंपनियां हो, इन्हीं का ही बोलबाला है। इनफैक्ट इस पर एक फटाफट व्यू ले लेते हैं और फिर हम बात करेंगे। एक एक्सक्लूसिव चर्चा आपके लिए लेकर आएंगे बायोकॉन की CMD किरण मजूमदार शॉ के साथ। लेकिन फर्टिलाइजर स्टॉक्स में जो आज भरकर तेजी हुई है उसमें कोई एक नया पिक आपके स्क्रीन पर अगर दिखा हो तो बताइए। फैक्ट, NFL, RCF, GNFC सब तेजी वाले खिलाड़ी आज साबित हुए हैं। समित, देखिए इसमें अभी अगर स्ट्रेंथ वाइज हम देखें तो क्लियरली RCF काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है और इसमें हम ओवरऑल लिक्विडिटी भी काफी ज्यादा अच्छी देखते हैं। तो ये एक ट्रेडर्स का फेवरेट काउंटर भी रहा है। फिर हालांकि लास्ट 2-3 महीने से कंसोलिडेट कर रहा है, बट आज वापस इसमें कुछ ना कुछ रिवाइवल के साइंस दिख रहे हैं। वॉल्यूम एक्टिविटी बढ़ चुकी है। तो विद इन फर्टिलाइजर स्पेस RCF ही एक प्रेफर्ड बेट रह सकता है, जिसमें आपको आने वाले कुछ दिनों में 73-74 के लक्ष्य आते हुए दिख सकते हैं। तो RCF एक बेहतर ट्रेड 73-74 के टारगेट्स के लिए यहाँ पर आप तेजी करके चले। ये इस समय का एक बहुत ही बढ़िया ट्रेड साबित हुआ है। देखिए सुबह से काफी भागा है और अब भी मौके अगर आप थोड़ा सा लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव लेंगे या फिर मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव लेंगे। लेकिन जैसे आप सब जानते हैं, आपके प्यार दुलार से CNBC आवाज के 14 सालों की बादशाहत लगातार जारी है और हम इसका जश्न भी मना रहे हैं। 13 जनवरी को पूरे 14 साल होंगे CNBC आवाज आपके पसंदीदा चैनल के और ये 14 साल बेमिसाल रहे हैं। इस दौरान हमने अपने दर्शकों यानी कि आपको वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा कमाई करने की पूरी कोशिश की है और CNBC आवाज के 14 साल के शानदार सफर पर हम बात करेंगे ढेर सारे दिग्गज इंडस्ट्रियलिस्ट से। इसी कड़ी में हमारे साथ आज जुड़ गई हैं बायोकॉन की CMD किरण मजूमदार शॉ। किरण जी, बहुत बहुत शुक्रिया CNBC आवाज के इस खास दिन, इस खास हफ्ते हमारे लिए समय निकालने के लिए। ये 14 साल में आपका सपोर्ट हमारे लिए काफी मायने रखता है। CNBC आवाज को मेरी तरफ से आपकी 14 सालगिरह के लिए बहुत बहुत मुबारक। शुक्रिया मैम। और अब मैं आगे की बात करना चाहूंगी। 2019 के साल से शुरुआत करते, क्योंकि हम ऑफ कोर्स बस 10 दिन ही एंटर कर चुके हैं इस नए साल में। इस साल से लेकर क्या आपको बड़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि 2019 फार्मा सेक्टर के लिए एक बेस्ट साल नहीं था। क्या यहाँ पर आपको उम्मीद है कि कुछ बेहतर ट्रेंड्स देखने को मिलेंगे? इट कुड बी द ईयर फॉर फार्मा कंपनीज। देखिए, अगर आप फार्मा सेक्टर की आप स्थिति देखते हैं तो मेरे हिसाब से ये वर्ष में बहुत ही फ़ायदा होना चाहिए सब इंडिया के फार्मास्यूटिकल सेक्टर को, क्योंकि सब कंपनी ने बहुत ही इन्वेस्टमेंट किया है अपने मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ में। काफ़ी अप्रूवल्स मिले हैं US FDA की ओर से अपने डॉसियर्स के लिए, बोथ इन टर्म्स ऑफ ANDAs और दूसरे किस्म के भी डॉसियर अप्रूवल्स मिले हैं फ्रॉम द यूरोपियन मेडिकल एजेंसी। और काफ़ी इमर्जिंग मार्केट्स में भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिल चुके हैं हमारी सेक्टर के लिए। तो उसीलिए मैं तो ऐसे समझती हूँ कि ये वर्ष में बहुत ही ग्रोथ देखने में मिलेगा ये फार्मा सेक्टर के लिए। और बायोकॉन के लिए भी मैं समझती हूँ कि ये वर्ष बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे काफ़ी जो अप्रूवल्स मिले हैं बायोसिमिलर्स के लिए
उनमें भी हमें आशा है कि we will see a strong commercial entry into both US FDA and Europe with some of our early biosimilar approvals. तो उसीलिए मेरा तो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक है फार्मा सेक्टर के लिए। ऑप्टिमिज्म में इंडियन कॉन्टेक्स्ट भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है। ऑफ कोर्स आप कह रही हैं कि यूएस एफडीए अप्रूवल्स आपके बायोसिमिलर्स एंड ऑल के लिए मिलेंगे, लेकिन जब हम इंटरनली देखते हैं और डोमेस्टिक मार्केट की बात करते हैं, भारतीय सरकार ने दवाओं की कीमतों पर काफी नियंत्रण लगाने की कोशिश की है। कई अलग अलग समय पर 2018 के पूरे साल के दौरान हमने देखा था वो प्राइस कंट्रोल की स्थिति बनाने की कोशिश की। इसका क्या असर पड़ा है मार्केट पर, क्या स्थिति देखने को मिल रही है? आपने तो देखा है कि बहुत रिसेंटली गवर्नमेंट हैज एक्चुअली लिफ्टेड सर्टेन प्राइस कंट्रोल्स ऑन इनोवेटर ड्रग्स, और मेरा समझने का ये है कि गवर्नमेंट अभी समझने लगी है कि प्राइस कंट्रोल हैज़ टू बी लुक्ड एट इन मैनी वेज, एंड मैं ये समझती हूँ कि प्राइस कंट्रोल कैनॉट बी असेस्ड फ्रॉम द लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर, but by taking in a lot of factors about investment, the kind of regulatory inspections, the kind of infrastructure वगैरह वगैरह। तो ये सब अगर आप मैट्रिक्स बनाते हैं तो उससे बहुत फ़ायदा मिलेगा इन टर्म्स ऑफ ड्रग प्राइस सेटिंग। तो मैं समझती हूँ कि द सीलिंग प्राइस सिस्टम जो हमें अडॉप्ट करना चाहिए वो कंपनीज के लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि इसमें फेयरनेस आ जाएगा। ओके, जो आपने मेंशन किया कि सरकार ने थोड़ी सी छूट दी है इनोवेटिव ड्रग्स के प्राइस कंट्रोल के लिहाज से, ये 5 साल तक प्राइस कंट्रोल से जो छूट मिली है पेटेंट दवाओं पर, ये इसका जिक्र हो रहा है, राइट मैम? I think for a country like India, a 5-year exemption is adequate. क्योंकि it is important for companies who enter with new drugs to have at least a 5-year time horizon during which they can set a certain price benchmark, और उसके बाद it is very important that the government then intervenes with some price control mechanism so that we can basically sustain affordability in some way. किरण जी, लेकिन लगातार हम अमेरिका में भी आलोचना सुन रहे हैं, और हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने एक और ट्वीट किया है अमेरिका में ड्रग प्राइसिंग को लेकर। हाउ डज दैट पैन आउट फॉर इंडियन कंपनीज? नहीं, ये तो सब इनोवेटर कंपनीज के लिए ये चैलेंज होगा, क्योंकि यूएस गवर्नमेंट ठीक ही कहा है कि आप जो प्राइसिंग जो कर रहे हैं यूएस में बहुत ही अनचेक्ड है, और इसी के लिए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ये कह रही है कि वी शुड गेट इनटू प्राइस कंट्रोल। और अगर आप वो दूसरी ओर से आप अगर वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को अगर आप उनकी बात सुनेंगे तो आपको ज़रूर ये महसूस होगा कि वो बहुत ही इम्पोर्टेंस दे रहे हैं जेनेरिक्स और बायोसिमिलर्स को। तो उसी के लिए मेरा ये कहने का है कि इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी जो काफ़ी जेनेरिक्स और बायोसिमिलर्स की ओर जा रही है, उनके लिए बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहेगा ये। अच्छा, ट्रेड वॉर जो अमेरिका और यूएस के बीच चला हुआ है, वहाँ पर कोशिश तो हो रही है कि किसी तरह की सुलह हो जाए, लेकिन इसका फार्मास्यूटिकल बिजनेसेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, क्योंकि बड़े पैमाने पर आप लोग रॉ मटेरियल चाइना से ही सोर्स करते हैं। तो देखिए, द यूएस चाइना ट्रेड वॉर इज अफेक्टिंग ग्लोबल बिजनेस, क्योंकि चाइना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर फॉर ऑल इकोनॉमीज। अगर आप द इंडिया चाइना सेक्टर को अगर आप देखेंगे तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर के बारे में ये चैलेंज है कि चाइना इज सप्लाइंग इंडिया लॉट ऑफ द ड्रग इंटरमीडिएट्स एंड मेनी APIs, और इसी के बारे में यूएस FDA ने काफ़ी वार्निंग लेटर्स दिए हैं चाइनीज़ कंपनी को, तो उसी के कारण इंडियन कंपनीज को भी अफेक्ट हो रहा है।
तो आई थिंक दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियन कंपनीज टू स्टार्ट एक्चुअली मेकिंग ड्रग इंटरमीडिएट्स एंड APIs which were previously coming from China, क्योंकि we have a narrow window of opportunity to quickly recapture what we lost to China. ओके तो एक बड़ा मौका भी रह सकता है उस ट्रेड वॉर के बीच। बहुत बहुत शुक्रिया किरण जी हमारे लिए समय निकालने के लिए। और जो हाई पॉइंट आपने दिया है इस पूरी चर्चा में वो यही है कि 2019 वुड बी अ ईयर फॉर फार्मा कंपनीज। बहुत बहुत शुक्रिया इस स्पेशल दिन हमारे लिए समय निकालने के लिए।